इंसान ने जब पहली बार आग जलाना सीखा था तभी उसने मुक्का तानना भी सीख लिया था। सर्वाइवल का सबसे पहला और बेरहम नियम यही है, जो ताकतवर है वही बचेगा। हमने इस आदिम भूख को एक खेल का नाम दे दिया। इसे कुश्ती कहा, बॉक्सिंग कहा, जूडो और कराटे जैसे नाम दिए। लेकिन सदियों से इंसानी दिमाग में एक सवाल घूमता रहा, अगर एक खूंखार बॉक्सर और एक माहिर पहलवान को एक बंद कमरे में छोड़ दिया जाए तो आखिर कौन जीतेगा? क्या बॉक्सिंग का वो एक घातक पंच काम आएगा या पहलवान का वो अटूट दाव? इसी एक छोटे से सवाल ने दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेजी से बढ़ते खेल को जन्म दिया। एक ऐसा खेल जहां कोई स्टाइल बड़ा नहीं है, वहां सिर्फ जीत बड़ी है। एक ऐसा अखाड़ा जहां पिंजरे की दीवारें ही गवाह हैं कि इंसान जब जानवर बनता है तो नजारा कैसा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव मिश्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे एमएमए यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खूनी इतिहास से लेकर इसके मॉडर्न खेल बनने तक का सफर। कहानी शुरू होती है मेसोपोटामिया से, आज का मिडिल ईस्ट, जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में कुश्ती ताकत और चरित्र का सबसे बड़ा पैमाना थी। सुमेरियन राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कुश्ती लड़ा करते थे। हालांकि आज की प्रो रेसलिंग जैसा ज्यादा लगता था। राजा का हारना नामुमकिन था, सब कुछ पहले से तय होता था, सिर्फ अपनी महानता दिखाने के लिए। मेसोपोटामिया के शहर अशूर में तो 9 दिनों का एक बड़ा कुश्ती टूर्नामेंट होता था। लड़ने वालों को मंदिर के पुजारी खाना खिलाते थे। मुकाबले से पहले शरीर पर तेल की मालिश की जाती थी। उस दौर में बॉक्सिंग का मतलब सिर्फ घूंसे मारना नहीं था, इसमें लातें, कोहनियां और सर से मारना भी शामिल था। ऐसे ही मिस्र की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स बताती हैं कि कुश्ती वहां का सबसे पॉपुलर खेल था। बेनी हसन शहर में करीब 400 कुश्ती के दृश्य मिले हैं। ये पेंटिंग्स 2000 BCE पुरानी हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे पहलवान एक दूसरे को पटक रहे हैं, जमीन पर लड़ रहे हैं, हाथों और पैरों पर हमला कर रहे हैं। मिस्र के पहलवान जमीन पर सबमिशन करने में माहिर थे, लेकिन वहां एक खास नियम था, गला घोंटना यानी चोकिंग शायद मना था। एक पेंटिंग के नीचे लिखा है, सावधान, आप फराओं की मौजूदगी में हैं। इसका मतलब था कि राजा के सामने गला दबाना असभ्य माना जाता था। मिस्र के राजा भी अपनी ताकत दिखाने के शौकीन थे। रामसेस III की पेंटिंग्स में उसे विदेशी पहलवानों को हराते हुए दिखाया गया है। ये शायद असली लड़ाई नहीं है, बल्कि प्रोपेगेंडा था। विदेशी पहलवानों को शायद जानबूझकर हारने के लिए कहा जाता था। इधर फारस में भी कुश्ती का अपना जलवा था। साइरस द ग्रेट ने 550 BCE में फारसी साम्राज्य की नींव रखी। फारस में जुरखाने यानी ताकत का घर हुआ करते थे। यहाँ पहलवान भारी मुग्दल चलाते थे, शरीर पर तेल मलकर रेत के गड्ढों में लड़ते थे। उनका स्टाइल आज के एमएमए जैसा था। लड़ाई लात और घूंसे से शुरू होती थी, लेकिन जैसे ही पहलवान एक दूसरे को पकड़ लेते, मारना बंद हो जाता था। फिर सिर्फ पटकने पर ध्यान जाता था। हाथ या घुटना जमीन से लगते ही खेल खत्म। लड़ाई के खेल को असली पहचान मिली यूनान में। यूनानियों के लिए लड़ाई सिर्फ खेल नहीं थी, ये उनके कबीलाई गौरव और मर्दानगी का प्रतीक थी। वो कुश्ती, बॉक्सिंग आदि को बोरिया एथला यानी भारी खेल कहते थे। भारी इसलिए क्योंकि इसमें वजन का वेट क्लास नहीं था। एक बड़ा पहलवान किसी छोटे पहलवान से भी लड़ सकता था। यूनान का सबसे खूंखार खेल था पैंक्रेशन। इसका मतलब था पूरी ताकत या पूरी जीत। यह कुश्ती और बॉक्सिंग का मिला जुला रूप था। इसमें लातें मारना, कोहनियां चलाना और गला घोंटना सब जायज था। सिर्फ दांत से काटना और आंखें फोड़ना मना था। स्पार्टा के योद्धा तो इतने क्रूर थे कि वो काटने और आंख फोड़ने को भी अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानते थे। यूनानी खेलों में एक शब्द बहुत मशहूर था, कार्टेरिया। इसका मतलब था धीरज या सहन शक्ति। पहलवान हार मानने के बजाय मरना पसंद करते थे। अर्चियन की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 564 BCE का साल था। अर्चियन ओलंपिक में लड़ रहा था। दुश्मन ने उसका गला पकड़ लिया, दम घुट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दुश्मन का टखना तोड़ दिया। दर्द की वजह से दुश्मन ने हार मान ली। अर्चियन जीत गया, लेकिन जैसे ही हाथ ऊपर उठाया गया, पता चला कि वो मर चुका है। उसे मरने के बाद चैंपियन घोषित किया गया। यूनान में बॉक्सिंग भी बहुत खूनी थी। पहलवान अपने हाथों पर चमड़े की पट्टियां बांधते थे। यह हाथों को बचाने के लिए थी, दुश्मन को नहीं। कोई राउंड नहीं होता था, कोई ब्रेक नहीं। तब तक लड़ते थे जब तक कोई ढेर ना हो जाए या हाथ उठाकर हार ना मान ले। स्पार्टा के लोग कभी ओलंपिक्स में बॉक्सिंग नहीं लड़ते थे। क्यों? क्योंकि वो हार मानकर हाथ ऊपर नहीं उठा सकते थे। उनके लिए डेथ बिफोर डिफीट ही एकमात्र कानून था। वहीं कुश्ती में जीत के लिए दुश्मन को 3 बार पीठ के बल पटकना जरूरी था। सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिक भी कुश्ती के बड़े शौकीन थे। असल में प्लेटो को प्लेटो नाम उन्हें उनके कुश्ती कोच ने ही दिया था, जिसका मतलब था चौड़े कंधों वाला। 776 BCE में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। शुरुआत में सिर्फ दौड़ होती थी, लेकिन धीरे धीरे 708 BCE में कुश्ती आई। बॉक्सिंग 688 BCE में और पैंक्रेशन 648 BCE को शामिल किया गया। महिलाओं को यह खेल देखने की मनाही थी। सजा थी पहाड़ से फेंक देना।
आखिर में बारी आती है रोम की। रोम ने यूनान के खेलों को अपनाया, लेकिन उन्हें और ज्यादा हिंसक बना दिया। यूनानियों के लिए खेल एक तपस्या थी, लेकिन रोम के लिए यह तमाशा था। रोम में सबसे मशहूर थे ग्लैडिएटर मुकाबले। यह खेल नहीं बल्कि सजा थी। अपराधियों को तलवारों से लड़ने या खूंखार जानवरों के सामने मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। रोम के कोलिसियम में 50,000 लोग बैठकर खून खराबा देखते थे। कुछ ग्लैडिएटर सुपरस्टार बन जाते थे, जैसे हर्मीज, जो 3 अलग अलग हथियारों से लड़ सकता था। उसे देखने के लिए लोग टिकट की ब्लैक में भारी कीमत चुकाते थे। चीन में भी लड़ाई का अपना इतिहास था। वहां 2600 BC से कुश्ती के प्रमाण मिलते हैं। इसे बो कहा जाता था। इसमें पटकना और मारना दोनों शामिल था। ये आज के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जैसा ही था। हान राजवंश के समय कुश्ती मनोरंजन का बड़ा जरिया बन गई थी। तो यह था प्राचीन काल का वो दौर जहां रेत पर तेल लगाकर मौत से खेला जाता था। इन खेलों ने साबित किया कि इंसान को लड़ने के लिए सिर्फ हाथों की जरूरत नहीं है, उसे धैर्य, संयम और तकनीक की जरूरत है। इतिहास की घड़ी जब मिडिल एजेस की तरफ मुड़ी तो दुनिया बदलने लगी थी। रोमन साम्राज्य का सूरज डूब रहा था। 476 CE में पश्चिमी रोमन साम्राज्य ढह गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। यहीं से लड़ाई के खेल की कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुराने जमाने में यूनानी और रोमन लोग खेल को अपनी मर्दानगी और देवताओं की पूजा से जोड़ते थे, लेकिन अब दुनिया में एक नई ताकत का उदय हो रहा था। वो था ईसाई धर्म। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपनाया और देखते ही देखते बाइजेंटाइन एम्पायर एक कट्टर धार्मिक देश बन गया। अब समस्या यह थी कि पुराने खेल पैगान यानी गैर ईसाई परंपराओं का हिस्सा थे। चर्च को यह खून खराबा पसंद नहीं था। 393 CE में सम्राट थियोडोसियस I ने एक आदेश जारी किया। उन्होंने सभी पुराने त्योहारों और खेलों पर पाबंदी लगा दी। बॉक्सिंग, कुश्ती और पैंक्रेप्शन जैसे खेलों को मनोरंजन की लिस्ट से हटा दिया गया। 404 CE तक आते आते ग्लैडिएटर मुकाबलों पर भी ताला लग गया। चर्च का मानना था कि इंसान का शरीर भगवान की देन है और उसे तमाशे के लिए लहूलुहान करना पाप है। लेकिन क्या इंसानी फितरत ने लड़ना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, बस लड़ने का मकसद बदल गया। अब लड़ाई मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए थी। कुश्ती और बॉक्सिंग अब सिर्फ सेना की ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर रह गई थी। इस दौर में एक दिलचस्प शब्द आया, मास्टर्स ऑफ डिफेंस। ये वो लोग थे जिन्होंने लड़ाई को एक विज्ञान बना दिया। ये कोई मामूली गली छाप लड़ाके नहीं थे, ये कुलीन तलवारबाज थे। इन्होंने लड़ाई सीखने के बाकायदे स्कूल खोले। इनका मकसद था लड़ाई की बारीकियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इन्होंने जो किताबें लिखी उन्हें कॉम्बैट मैनुअल्स कहा जाता है। आज के दौर में जब हम YouTube पर मार्शल आर्ट्स की तकनीक देखते हैं तो याद रखिए कि इसकी शुरुआत इन्हीं किताबों से हुई थी। अब भारत का रुख करते हैं। इसी दौर में भारत में भी युद्ध कलाएं विकसित हो रही थी। मध्यकालीन संस्कृत टेक्स्ट बताते हैं कि भारतीय समाज में ताकत की बड़ी अहमियत थी। पहलवानों के लिए मुग्दल चलाना और कुश्ती लड़ना रोज का काम था। पुराणों में वज्र मुश्ती का जिक्र मिलता है। ये MMA का एक बहुत पुराना रूप था। इसमें पहलवान अपने हाथों पर नकल डस्टर्स पहनते थे जो हाथी के दांत से बने होते थे। इसमें कोहनी, घुटने और सर का इस्तेमाल भी जायज था। चीन में भी ये वो दौर था जब मार्शल आर्ट्स का रिश्ता धर्म से जुड़ रहा था। मशहूर शाओलिन मठ के भिक्षु यानी मॉन्क्स न सिर्फ ध्यान करते थे बल्कि अपनी मार्शल आर्ट्स के लिए भी पहचाने जाते थे। इन भिक्षुओं ने सम्राट एल की सिंहासन बचाने में मदद की थी। बदले में उन्हें अपनी जमीन बचाने के लिए मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करने की इजाजत मिली। शाओलिन भिक्षुओं ने दिखाया कि मार्शल आर्ट सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि आत्म अनुशासन का रास्ता है। जापान में भी इसी समय समुराई योद्धाओं का दौर शुरू हो रहा था। उनकी खास कला थी जुजुत्सु। ये कला इसलिए बनी थी क्योंकि युद्ध के मैदान में योद्धा भारी आर्मर यानी कवच पहनते थे। उन पर घूंसे या लाते बेअसर थी। इसलिए जुजुत्सु में जोर दिया गया दुश्मनों को पटकने और उसकी जोड़ों को लॉक करने पर। इसका मकसद था दुश्मन के कवच के गैप को ढूंढ कर उसे मारना। यहां से हम आधुनिक दौर में आए तो पहले लड़ाई कबीलों, मठों या सेना के ट्रेनिंग सेंटरों तक सीमित थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने सब बदल दिया। लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे और साथ ले गए अपनी लड़ने की तकनीकें। 1900 की शुरुआत में ही लोग अलग अलग स्टाइल को भिड़ाने लगे थे। इसे मिक्स्ड मैच कहा जाता था। बॉक्सिंग बनाम कुश्ती, ये मुकाबले सिर्फ सर्कस के स्टंट जैसे थे, लेकिन ये उस भविष्य की आहट थे जिसे आज हम MMA कहते हैं। आधुनिक फेज की शुरुआत होती है एक दार्शनिक फाइटर से। नाम था ली जुन फैन, जिसे दुनिया ब्रूस ली के नाम से जानती है। ब्रूस ली सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे, वो मार्शल आर्ट्स के क्रांतिकारी थे। उन्होंने विंग चुन सीखा था, लेकिन वो इसके दायरे में बंधना नहीं चाहते थे। वो कहते थे लड़ाई पानी की तरह होनी चाहिए, बिना किसी निश्चित आकार के। ब्रूस ली ने जूडो, बॉक्सिंग और कुश्ती की बारीकियां सीखी। उन्होंने अपना एक अलग दर्शन दिया, जीत कुंडो। ब्रूस ली का मकसद था वो सब कुछ चुनना जो असरदार हो और जो बेकार हो उसे छोड़ देना। उन्होंने मार्शल आर्ट्स के बीच की दीवारें गिरा दी। हालांकि ब्रूस ली ने कभी कोई MMA मुकाबला नहीं लड़ा, लेकिन उनकी सोच ने उन लड़ाकों को प्रेरित किया जो पुराने सिस्टम से ऊब चुके थे। हालांकि असली मुकाबला तो रिंग के अंदर होना था। 1963 का साल था। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में एक अनोखी लड़ाई हुई। एक तरफ थे जूडो जिन लेबेल और दूसरी तरफ से प्रोफेशनल बॉक्सर माइलो सेवेज।
सैवेज ने दावा किया था कि एक बॉक्सर किसी भी जूडो फाइटर को हरा सकता है। लेबेल ने चुनौती स्वीकार की। मुकाबला शुरू हुआ। सैवेज ने अपने भारी मुक्कों से लेबेल को परेशान किया, लेकिन जैसे ही लेबेल ने उन्हें पकड़ा, बाजी पलट गई। लेबेल ने सैवेज को जमीन पर पटका और गला दबाकर बेहोश कर दिया। यह पहली बार था जब अमेरिका ने टीवी पर कुश्ती और बॉक्सिंग का सीधा टकराव देखा। इसके 13 साल बाद 1976 में दुनिया ने एक और धमाका देखा। मुक्केबाजी के शहंशाह मोहम्मद अली और जापानी रेसलर एंटोनियो इनोकी के बीच मुकाबला दुनिया के लिए एक तमाशा था, लेकिन असल में ये एमएमए की नींव का एक पत्थर था। मुकाबला बड़ा अजीब रहा। इनोकी पूरे समय जमीन पर लेटकर लाते मारते रहे। वो अली के पास आने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। अली बस खड़े होकर उन्हें चुनौती देते रहे। मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। मीडिया ने इसे बकवास कहा, लेकिन अली के पैरों में इतने खून के थक्के जम गए थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मैच ने साबित किया कि अगर दो अलग स्टाइल्स के लोग लड़ेंगे तो नियम ही सबसे बड़ी चुनौती होंगे। उधर दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में कहानी कुछ और ही मोड़ ले रही थी। वहां पहले से ही वेल्टूडो का दौर चल रहा था। इसका मतलब था सब कुछ जायज है। यहाँ कोई दस्ताने नहीं होते थे, कोई राउंड नहीं, बस जीत या हार। और इसी माहौल में एक परिवार उभरा जिसने मार्शल आर्ट्स का भूगोल बदल दिया, ग्रेसी फैमिली। कार्लोस ग्रेसी ने जापानी जुजुत्सु सीखी थी, लेकिन उन्होंने इसे और बेहतर बनाया। इसे जमीन पर लड़ाई की कला में बदल दिया। उन्होंने इसे नाम दिया ब्राजीलियन जुजुत्सु। उनके भाई हेलियो ग्रेसी दुबले पतले थे। उन्होंने तकनीक पर इतना जोर दिया कि कमजोर आदमी भी भारी पहलवान को हरा सके। ग्रेसी परिवार के लोग अखबारों में विज्ञापन देते थे, अगर आप हमें हरा देंगे तो इनाम मिलेगा। वो किसी से भी लड़ने को तैयार थे। ये उनकी मार्केटिंग का तरीका था। ग्रेसी परिवार सिर्फ फाइटर नहीं थे, वो बिजनेस के भी उस्ताद थे। हेलियो के बड़े बेटे रोरियन ग्रेसी 1978 में कैलिफोर्निया चले गए। वो वहां एक गैराज में लोगों को ट्रेनिंग देने लगे। उनके पास पैसे नहीं थे, वो फिल्मों में एक्स्ट्रा का काम करते थे, लेकिन उनका सपना बड़ा था। वो चाहते थे कि दुनिया उनके परिवार की कला को देखे। रोरियन ने विज्ञापन दिया, ग्रेसी चैलेंज। वो किसी भी मार्शल आर्ट्स टीचर से लड़ने को तैयार थे। शर्त बस इतनी थी कि लड़ाई की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वो इन वीडियो का इस्तेमाल अपनी एकेडमी को प्रमोट करने के लिए करते थे। जल्द ही रोरियन की मुलाकात आर्ट डेवी नाम के एक प्रमोटर से हुई। आर्ट ने एक सुझाव दिया, क्यों ना एक ऐसा टूर्नामेंट कराया जाए जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके आए। कराटे, कुंफू, बॉक्सिंग और कुश्ती सब एक साथ, और विजेता को अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियन कहा जाएगा। यहीं से यूएफसी का जन्म हुआ। लेकिन रिंग कैसा होगा? रोरियन को लगा कि रस्सी वाली रिंग से लोग बाहर गिर सकते हैं। फिल्म मेकर जॉन मिलियस ने सुझाव दिया, एक पिंजरा, 8 कोने वाला पिंजरा यानी ऑक्टागन। इसका मकसद लड़ाकों को सुरक्षित रखना और भागने से रोकना था। 12 नवंबर 1993 की वो रात आई। डेनवर, कोलोराडो। पहली बार यूएफसी का आयोजन हुआ। मैदान में 8 लड़ाके थे। किसी ने दस्ताने पहने थे तो कोई नंगे हाथ था। रोरियन ने अपने भाई रॉयस ग्रेसी को चुना था। रॉयस दिखने में सबसे कमजोर लग रहे थे। सफेद पैजामा पहने एक साधारण लड़का। सबके मन में सवाल था, क्या ये लड़का इन भीमकाय पहलवानों के सामने टिक पाएगा? पहली लड़ाई में धमाका हुआ। डच फाइटर गेरार्ड गाडू ने सुमो पहलवान टेइला तूली के मुंह पर ऐसी लात मारी कि तूली का दांत टूटकर दर्शकों के बीच जा गिरा। मैच सिर्फ 26 सेकंड में खत्म हो गया। दुनिया दंग थी। ये खेल नहीं बल्कि असली खून खराबा लग रहा था। लेकिन उस रात के हीरो रॉयस ग्रेसी रहे। उन्होंने एक एक करके सबको धूल चटा दी। उन्होंने बॉक्सिंग चैंपियन आर्ट जिमर्सन को हराया, फिर केन शैमरॉक को जमीन पर पटका और चोक कर दिया। फाइनल में उन्होंने गार्डू को हराया और चैंपियन बने। रॉयस की जीत ने साबित कर दिया कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, तकनीक से जीती जाती है। बीजेजे रातों रात दुनिया का सबसे पॉपुलर मार्शल आर्ट बन गया। लेकिन जैसे ही लोकप्रियता बढ़ी, विवाद भी शुरू हो गए। मीडिया ने इसे ह्यूमन कॉक फाइटिंग यानी इंसानों की मुर्गों जैसी लड़ाई कहना शुरू कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकेन इसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उन्होंने अमेरिका के 50 राज्यों के गवर्नरों को खत लिखा कि इस खेल पर पाबंदी लगाई जाए। उनका मानना था कि यह खेल बर्बरता है। केबल कंपनियों ने यूएफसी को दिखाना बंद कर दिया। यूएफसी खत्म होने की कगार पर था। इसके मालिक एसईजी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। तभी 2000 में डैना वाइट की एंट्री हुई। उन्हें पता चला कि यूएफसी बिकने वाला है। उन्होंने अपने बचपन के दोस्तों लॉरेंस और फ्रैंक फर्टीटा से संपर्क किया। इन भाइयों का लॉस वेगस में कसिनो का बड़ा बिजनेस था। 2001 में जूफा कंपनी बनाई गई और सिर्फ $2 मिलियन में यूएफसी खरीद लिया गया। डैना वाइट को प्रेसिडेंट बनाया गया। डैना ने सबसे पहले खेल को सभ्य बनाने पर काम किया। उन्होंने नियम कड़े किए, वजन के हिसाब से कैटेगरी बनाई, दस्ताने पहनना अनिवार्य किया। उन्होंने एथलेटिक कमीशन के साथ मिलकर इसे एक लीगल स्पोर्ट्स का दर्जा दिलाने के लिए लॉबिंग की। डैना वाइट को असली सफलता 2005 में मिली, एक रियलिटी शो के जरिए द अल्टीमेट फाइटर। डैना ने अपनी आखिरी पूंजी इस शो पर लगा दी थी। शो के फाइनल में फॉरेस्ट ग्रिफिन और स्टीफन बोनार के बीच जो लड़ाई हुई उसने इतिहास रच दिया। वो 3 राउंड का मुकाबला इतना जबरदस्त था कि दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। उस रात के बाद यूएफसी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डैना वाइट ने सालों तक
एक बात सीना ठोक कर कही थी, यूएफसी में औरतें कभी नहीं लड़ेंगी। उन्हें लगता था कि लोग औरतों को खून खराबा करते नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक लड़की ने उनकी ये सोच बदल दी। नाम था रोंडा राउजी। रोंडा कोई मामूली एथलीट नहीं थी, वो ओलंपिक में जूडो की मेडलिस्ट रह चुकी थी। वो दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन रिंग के अंदर बेरहम। 23 फरवरी 2013 की वो तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। एनाहाइम कैलिफोर्निया में पहली बार 2 महिलाएं यूएफसी के ऑक्टागन में उतरी। रोंडा राउजी बनाम लिज कार्मैची। मुकाबला सिर्फ 5 मिनट भी नहीं चला। रोंडा ने अपने सिग्नेचर आर्म बार से लिज का हाथ मरोड़ दिया और जीत हासिल की। उस रात ने सब बदल दिया। रोंडा सिर्फ एक फाइटर नहीं रही, वो एक ग्लोबल आइकन बन गई। उन्होंने साबित किया कि लड़कियां भी उसी शिद्दत से लड़ सकती हैं जैसे पुरुष। रोंडा की वजह से ही डैना वाइट को अपना बयान वापस लेना पड़ा और महिलाओं के लिए अलग डिवीजन बनाना पड़ा। लेकिन असली धमाका होना भी बाकी था। यह धमाका हुआ आयरलैंड से एक लड़की की वजह से। नाम था कॉनर मैकग्रेगर। कॉनर की कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी है। वो एक प्लम्बर के अप्रेंटिस थे, बेरोजगारी भत्ते पर गुजारा करते थे, लेकिन उनके पास 2 चीजें थी, एक जादुई लेफ्ट हैंड और दूसरा गजब का आत्मविश्वास। कॉनर ने 2013 में जब यूएफसी में कदम रखा तो लोगों को लगा ये लड़का सिर्फ चिल्लाने वाला लड़का है, लेकिन कॉनर ने सिर्फ चिल्लाना नहीं जाना, उन्होंने बेचना जाना। वो जानते थे कि ट्रैश टॉक कैसे की जाती है। वो अपने दुश्मनों को लड़ने से पहले ही मानसिक रूप से तोड़ देते थे। उन्होंने चैड मेंडेस को हराया। फिर वो ऐतिहासिक रात आई जब उन्होंने जोस एल्डो को सिर्फ 13 सेकंड में नॉकआउट कर दिया। कॉनर पहले ऐसे फाइटर बने जिन्होंने एक साथ 2 अलग अलग वजन श्रेणियों के बेल्ट अपने नाम किए। कॉनर ने एमएमए को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। 2017 में उन्होंने वो किया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने बॉक्सिंग के बेताज बादशाह फ्लैड मैवेदर जूनियर को चुनौती दी। दुनिया ने इसे सर्कस कहा, लेकिन इस सर्कस ने करोड़ों डॉलर कमाए। हालांकि कॉनर वो मैच हार गए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि एमएमए एक फाइटर दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टार बन सकता है। पर जहां रोशनी होती है वहां परछाई भी होती है। कॉनर की शोहरत के साथ विवाद भी जुड़े और उनके सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे रूस के खबीब नूरमागोमेदोव। खबीब कॉनर के बिल्कुल उलट थे। वो शांत, धार्मिक और अनुशासन के पक्के थे। वो दागिस्तान के पहाड़ों से आए थे, जहां उन्होंने बचपन में असली भालू के बच्चे के साथ कुश्ती सीखी थी। इन दोनों के बीच की दुश्मनी ने दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला तैयार किया, UFC 229। मैच से पहले कॉनर ने खबीब के धर्म, उनके देश और उनके पिता का मजाक उड़ाया। खबीब खामोश रहे, लेकिन जब ऑक्टागन का दरवाजा बंद हुआ तो खबीब ने कॉनर को बुरी तरह पीटा और चौथे राउंड में नेक क्रैंक से हरा दिया। मैच खत्म होते ही खबीब पिंजरे के बाहर कूद गए और कॉनर की टीम पर हमला कर दिया। वो एक खौफनाक मंजर था, लेकिन इसने साबित किया कि इस खेल में सम्मान ही सब कुछ है। इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कॉर्पोरेट जगत की लार टपकने लगी थी। 2016 में वो डील हुई जिसने सबको हिला दिया। फर्टिटा भाइयों, जिन्होंने यूएफसी को सिर्फ $2 मिलियन में खरीदा था, उन्होंने इसे $4 बिलियन में एंडीवर नाम की कंपनी को बेच दिया। कल्पना कीजिए 20 सालों के अंदर 2 मिलियन से 4 बिलियन का सफर। यूएफसी अब सिर्फ अमेरिका का नहीं रह गया था, ये ग्लोबल हो चुका था। चीन में झांग वेली पहली चीनी चैंपियन बनी। उन्होंने जोआना के खिलाफ जो मैच लड़ा उसे इतिहास का सबसे बेहतरीन महिला मुकाबला माना जाता है। इधर मिडिल ईस्ट में भी लहर पहुंच चुकी थी। अबू धाबी के शाही परिवार ने एमएमए में भारी निवेश किया। वहां फाइट आइलैंड बनाया गया, जहां कोरोना महामारी के दौरान भी मुकाबले होते रहे। भारत में भी एमएमए की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। यूएफसी और मैट्रिक्स फाइट नाइट एमएमए के प्रमोटर्स बने। हालांकि भारत सरकार ने एमएमए को आधिकारिक रूप से खेल की मान्यता नहीं दी है, इसलिए कोई सरकारी सहायता या फंडिंग नहीं मिलती, लेकिन ये गैर कानूनी भी नहीं है। अंत में अब आपको यूएफसी फाइट्स के रूल्स भी समझा देते हैं। यूनिफाइड रूल्स ऑफ एमएमए के मुताबिक ये कुछ जरूरी रूल्स हैं जो हर फाइटर को मानने होते हैं। फाइट ऑक्टागन केज में होती है, पहला। दूसरा, 5 मिनट के 3 राउंड्स होते हैं, लेकिन टाइटल फाइट्स में 5 राउंड होंगे 5 मिनट के। तीसरा, वेट क्लासेस, फ्लाई वेट 125 LBS और हैवी वेट 265 LBS तक होंगे। फाउल्स, आंखें फोड़ना, हेड बेट, ग्रॉइन अटैक, हेयर पुलिंग, स्मॉल जॉइंट मैनिपुलेशन, ये सब रेस्ट्रिक्टेड हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि इस खेल में जीत कैसे होती है। इसके लिए एक फाइटर को दूसरे फाइटर को नॉकआउट करना होता है, जिसको KO भी कहते हैं, या सबमिशन मतलब टैप आउट। अपने विरोधी को ऐसी जकड़ में पकड़ लीजिए कि वो टैप करके हार मान जाए, या टेक्निकल नॉकआउट TKO। और अगर ये तीनों नहीं तो आखिर में आएगा जजेस का डिसीजन, जैसे बॉक्सिंग में होता है। तो ये था इस खूनी बेरहम खेल का हिसाब किताब, जिसके लिए दुनिया पागल है। अब इस कहानी पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा, और क्या आप भी UFC MMA के फैन हैं या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।